तो कल से हम स्टार्ट कर चुके थे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में, ठीक है जी। कि किडनी के डिफरेंट एरिया से हमने रीएब्जॉर्प्शन करनी है। ट्यूबुलर सेम टॉपिक है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है जी। एक्चुअली अगर हम कोई भी चीज़ किडनी के अंदर फिल्टर करें और उस फिल्टर्ड सब्सटेंस को वापस ब्लड में ले आए तो उसको हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, जस्ट क्विकली। सबसे पहले दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज बोन इन कैप्सूल, ठीक है। फिर इसके बाद था पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन बिकॉज मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ये अकर फ्रॉम पीसीटी। फिर इसके बाद यहाँ पे जो पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड थिन डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हिंडले, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज थिक असेंडिंग लूप ऑफ हिंडले, ठीक है जी। अब मेरे ख्याल में यहाँ तक हर एक को पता होना चाहिए कि हमने यहाँ तक कंसेप्ट पढ़ा है, क्लियर है। प्लीज एवरीबॉडी नो कि यहाँ पे पीसीटी से हम वापस लेके जा रहे थे ग्लूकोज, ठीक है। हम यहाँ पे वापस लेके जा रहे थे सोडियम, ठीक है। वापस हम लेके जा रहे थे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। वापस हम लेके जा रहे थे बाइकार्बोनेट, ठीक है। फॉस्फेट मतलब पोटासियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। मेजॉरिटी सब्सटेंसेस ये वापस जाएगी कहाँ से? पीसीटी से। फिर इसके बाद ये भी कंसेप्ट हमने पढ़ा, ये मैं जल्दी क्विकली रिपीट करता हूँ कि जो ऑस्मोलरिटी यहाँ पे थी वो ऑस्मोलरिटी यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे जितना सोडियम जाएगा उतने अमाउंट में वाटर भी जाएगा, तो ऑस्मोलरिटी पे कोई असर नहीं होता। इसको हम कहते हैं आइसो ऑस्मोलर रीअब्जॉर्प्शन, या इसको हम कहते हैं व्हाट दिस कॉल्ड आइसोटोनिक सेगमेंट। इसको क्या कहते हैं? आइसोटोनिक। फिर यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जब सब्सटेंस इधर आती है तो ये जो पार्ट है थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ, इससे वाटर जनाब बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी? वाटर। दैट इज वाटर परमिएबल बट सोडियम इम्परमिएबल, मतलब सोडियम जो है वो अंदर रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी। तो अगर सोडियम अंदर रहेगी तो टोनिसिटी अंदर ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा। दैट इज हाइपरटोनिक सेगमेंट। ये क्या था? हाइपरटोनिक, क्योंकि वाटर ज्यादा बाहर जाने की वजह से सॉल्यूट कंटेंट अंदर ज्यादा हो जाएगी, और जब सॉल्यूट ज्यादा होगा तो टोनिसिटी भी ज्यादा होगी। तो दिस सेगमेंट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सेगमेंट। फिर इसके बाद जब ये सब सब्सटेंसेस इधर आ रही थी तो यहाँ से जनाब सोडियम, पोटासियम और 2 क्लोराइड, याद है कि नहीं? ये तीन चीजें यहाँ से एक डायरेक्शन में जाती है, इसको हम सोडियम, पोटासियम, 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट कहते थे। लेकिन यहाँ पे ये चीजें जितनी बाहर हाइपोटोनिक सेगमेंट है। क्या है? हाइपोटोनिक। और जब ये सारी चीजें बाहर जाएगी तो ये मेडुला की ऑस्मोलरिटी को बढ़ाएगी, और जब ये ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी तो ये ऑस्मोलरिटी ज्यादा की वजह से ये किसको ड्रा करेगी? वाटर को इस सेगमेंट से ड्रा करेगी। इस तरह इसकी तरफ भी वाटर आएगी कि नहीं? यहाँ पे अगर ऑस्मोलरिटी 300 है तो यहाँ पे ऑस्मोलरिटी 1200 होती है। अब देखें, थिक डिसेंड या थिन डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर का बाहर जाना और थिक असेंडिंग लिम्ब में सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड का रीअब्सॉर्ब हो जाना, इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। अब यहाँ तक जब हम पहुँच गए हैं तो फिर हमने सब्सटेंस आगे लेके जानी है। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड डीसीटी। उसको क्या कहते हैं? डीसीटी। तो आज के टॉपिक में हमारा टारगेट ये है कि रीअब्सॉर्प्शन किस तरह होती है। तो हेडिंग दे दें डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ तक तो सब समझ गए कि नहीं? इसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक टुडे वी विल डिस्कस दैट इज कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कि जो डीसीटी है इसके अंदर जनाब हमारे पास रीअब्सॉर्प्शन कैसे होगी। तो हेडिंग दे दें डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पार्ट के ऊपर थायराइड डाययूरेटिक्स काम करते हैं, ठीक है जी। तो दिस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दैट इज कॉल्ड डीसीटी। अब डीसीटी के अंदर हमने डिस्कस ये कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है नंबर 1 कि डीसीटी अलो 5 to 8% सोडियम रीअब्सॉर्प्शन। इसके अंदर 5 से 8% किसकी रीअब्सॉर्प्शन होती है? सोडियम। यहाँ पे लेके इट अलो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम 5 to 8%, मतलब 5 से 8% जो सोडियम है उसकी रीअब्सॉर्प्शन कहाँ से होती है? डीसीटी से होती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
नेक्स्ट है कैल्शियम is also reabsorb from cellular and as well as paracellular। ठीक है, एक्चुअली जो DCT है इसके सेल के थ्रू भी कैल्शियम रीअब्सॉर्ब होते हैं और सेल के दरमियान से भी होते हैं। दोस रीअब्सॉर्प्शन व्हिच इज अकरिंग बिटवीन द सेल उसको क्या कहते हैं? पैरासेल्युलर। तो कैल्शियम सेल के अंदर से भी रीअब्सॉर्ब होता है DCT में और सेल के दरमियान में भी रीअब्सॉर्ब होता है। इट मे बी ट्रांससेल्युलर एज वेल एज पैरासेल्युलर। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसकी डायग्राम हम देखते हैं कि डायग्रामेटिकली इसका कंसेप्ट क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये DCT है, ये पार्ट हम लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल दिस इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये अगर DCT है, ठीक है, इस तरह ये DCT है। अब इस DCT के अंदर हमारे पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं। कौन से सेल? एपिथेलियल सेल। फॉर एग्जांपल ये DCT या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का एक एपिथेलियल सेल हम लेते हैं। ठीक है, इस तरह के याद रखना है कि जो DCT है इट इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ एपिथेलियल सेल। अब इसमें यहाँ पे जो यूरिन है या फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रोलाइट्स आगे जा रहे तो थिक असेंडिंग लिम्ब के बाद ये किस में एंटर करेंगे? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएंगे, DCT में जाएंगे। इसको हम कहते हैं ल्यूमिन। इसको क्या कहते हैं? ल्यूमिन। इस ल्यूमिन के अंदर सोडियम होगा कि नहीं? हाँ जी, सोडियम। इस ल्यूमिन के अंदर क्लोराइड भी होगा। क्या चीज होगी? क्लोराइड। एक्चुअली सोडियम क्लोराइड दे आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होंगे। अब यहाँ पे आप लोग को मैंने कल क्या बताया था कि यहाँ तक जो सोडियम है वो राउंड अबाउट 67% रीअब्सॉर्ब हुआ है। फिर यहाँ पे जो सोडियम है वो तकरीबन 25% रीअब्सॉर्ब हुआ है। बस समझ गए कि नहीं? अब 5 से लेके 8% सोडियम जो होता है वो कहाँ से रीअब्सॉर्ब होगा? DCT से। क्लियर है कि नहीं? अब देखें यहाँ से अगर हम सोडियम और क्लोराइड को हम इस DCT से ब्लड को देंगे फिर DCT के सेल से गुजरेंगे कि नहीं? वो यहाँ से गुजरेंगे। अब यहाँ पे इस DCT सेल का ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनल साइड। इसको क्या कहते हैं? ल्यूमिन, क्योंकि ये ल्यूमिन की तरफ है। और इस साइड को हम कहते हैं बेसोलेटरल साइड। अब इस ल्यूमिनल साइड के ऊपर यहाँ पे एक इस तरह ट्रांसपोर्टर होता है। इस ट्रांसपोर्टर का काम किस चीज को अंदर करना है? शाबाश, किस चीज को? सोडियम। इस ट्रांसपोर्टर का काम सोडियम को अंदर करना है, लेकिन सोडियम के साथ साथ ये किसको भी इन करेगी? क्लोराइड को। क्लियर है कि नहीं? तो एग्जाम में क्वेश्चन में प्लीज याद रखें, ये MCQs आता है कि जो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन है किस पार्ट में? DCT के अंदर। इट इज अकरिंग बाय द हेल्प ऑफ डैश सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट। इसको क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट। इसको हेडिंग दे दें। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट? सेम डायरेक्शन। तो सिम्पोर्ट है कि एंटीपोर्ट? सिम्पोर्ट। इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट या इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। क्या है? सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। ओके, एपिकल का मतलब बेसोलेटरली होता है, ठीक है ना, बाहर वाला साइड, इसको एपिकल साइड कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट है, ये सोडियम और क्लोराइड को ल्यूमिन से अंदर सेल में डालेगी, नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ पे सोडियम अंदर आ चुकी है, इस सोडियम को हमने बाहर निकालना है क्योंकि ब्लड तो बाहर है ना, यहाँ पे ब्लड है, कैपिलरीज है। अब यहाँ पे इस एपिकल साइड या बेसोलेटरल साइड पे यहाँ पे सोडियम पोटाशियम ATPase पंप है। अब यहाँ पे याद रखें इस पंप के जरिए कितने सोडियम बाहर जाएंगे? 3 सोडियम बाहर जाएंगे, तो कितने पोटाशियम आएंगे? 2 पोटाशियम अंदर आएंगे। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे कंसेप्ट ये हो गया कि ल्यूमिन से हम सोडियम को सेल में डालेंगे अलॉन्ग विद क्लोराइड, लेकिन सेल से हम ब्लड में उसको डालेंगे बाय एक्सचेंज विद पोटाशियम। और जब भी हम सोडियम को बाहर निकालेंगे और पोटाशियम बाहर से अंदर आएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट ATP इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? ATP। तो सोडियम पोटाशियम ATPase पंप इज अ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या है? प्राइमरी एक्टिव, क्योंकि ये वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें डायरेक्ट क्या यूज होता है? शाबाश, ATP यूज होती है। क्लियर है जी? अब यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है कि ये जो पार्ट है ये वाला, यहाँ पे इस सेल के अंदर ल्यूमिनल साइड पे
एक और यहाँ पे एक चैनल होता है, क्या होता है, चैनल। और इस चैनल का काम यह है कि ल्यूमेन से मतलब वक्त की जरूरत ये कैल्शियम ले सकता है। क्या ले सकता है, कैल्शियम। इसका मतलब यह है कि जो ल्यूमिनल साइड है वहां पे एक चैनल होता है, इस चैनल के जरिए किस चीज की एंट्री होती है, कैल्शियम की एंट्री होती है। बात समझ रहे क्या नहीं। अब यहाँ पे एक दो चीजें मैं समझाने जा रहा हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह के अगर ये सारा का सारा डीसीटी है तो फिर दूसरा एपिथेलियल सेल होगा, क्लियर है कि नहीं। इट इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ एपिथेलियल सेल और हर सेल के अंदर ये फिनोमेना चल रही होती है, क्लियर है। अब यहाँ पे डीसीटी में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसकी ल्यूमिनल साइड पे हमेशा कौन सा चैनल होता है, कैल्शियम चैनल। अब ये कैल्शियम चैनल जब कैल्शियम को अंदर करेगी तो इस कैल्शियम को हमने कहाँ पे लेके जाना है, ब्लड में। अब यहाँ पे इस साइड पे एक एक्सचेंजर होता है, क्या होता है, एक्सचेंजर। इस एक्सचेंजर का काम सेल से किस चीज को बाहर निकालना, कैल्शियम। ओके, इस पंप का काम किस चीज को निकालना है, सोडियम। तो सोडियम का लेवल बाहर क्या होगा, ज्यादा, तो वही जो हाई सोडियम है वो इस कैल्शियम के लिए फिर से किधर आएंगे, अंदर आएंगे। अब बात समझ गए क्या नहीं। द सोडियम विच इज गोइंग आउट ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप, तो सोडियम का मिकदार ब्लड में क्या होगा, ज्यादा, और फिर हाइयर कंसंट्रेशन से सोडियम अंदर आएगी और ये रिप्लेस करेगी, कैल्शियम को बाहर निकालेगी। इसको हम कहते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। इसका नाम क्या है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। इंपोर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है, एक्सचेंज किया है। अब ये सोडियम बाहर से किधर आ गई है, सेल में, तो सेल में इसका मिकदार फिर से क्या हो गया, ज्यादा। अब सेल इसको कैसे अपने आप को गेट राइट करेगी, कैसे अपने आप को इससे मतलब बचाएगी, ये फिर यही जो मोर सोडियम है ये इस पोटाशियम के साथ रिप्लेस होके बाहर जाती रहेगी। बात समझ गए क्या नहीं। अब असल में सोडियम की मिकदार भी सेल में बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो सोडियम बाहर से हम सेल में डालेंगे, कुछ बाहर से सेल में आ रहे, कुछ ल्यूमेन से सेल में जा रहे, बात समझ रहे क्या नहीं। जो सोडियम ल्यूमेन से सेल में जा रहे और जो बाहर से सेल में आ रहे, दोनों कंडीशन में इंट्रासेल्युलर सोडियम क्या होंगे, ज्यादा। अब सेल ने तो इसको कहीं ना कहीं पे लीक करना है, तो किसके साथ रिप्लेस करेगी, पोटाशियम के साथ। तो सोडियम बाहर जाएगा और पोटाशियम अंदर आएगा, क्लियर है क्या नहीं। अब यहाँ तक ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है क्या नहीं। अब यहाँ पे कुछ पोटाशियम ऐसे होते हैं, यहाँ पे जो पोटाशियम की हमने रीअब्जॉर्प्शन की है ये सेल के जरिए की है कि नहीं, इसको हम कहते हैं ट्रांस सेलुलर रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन कुछ पोटाशियम लीक होते हैं, डिफ्यूज होते हैं फ्रीली इन बिटवीन द सेल, इसको हम क्या कहेंगे, पैरासेलुलर लीक। तो डीसीटी के अंदर कुछ कैल्शियम जो है, कुछ कैल्शियम वो सेल के जरिए वापस ब्लड में जाती है, कुछ कैल्शियम जो है वो इन बिटवीन द सेल डिफ्यूज होकर ब्लड में जाती है। अगर ये कैल्शियम सेल के अंदर चैनल के जरिए ब्लड में जाए तो उसका नाम ट्रांससेलुलर रीअब्जॉर्प्शन है। लेकिन अगर ये डीसीटी सेल के बीच में से चला जाए तो उसका नाम पैरासेलुलर रीअब्जॉर्प्शन है, क्लियर है क्या नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डेप्थ में जाता हूँ, क्लियर है। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ये जो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन है कौन सा वाला, पैरासेलुलर, ये हेल्दी पर्सन में भी होता है, किसमें, हेल्दी पर्सन। लेकिन जो कैल्शियम हम सेल के जरिए वापस ब्लड में लेके जाएंगे ये हमें तब जरूरत होता है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार क्या हो चुकी हो, कम हो चुके होते हैं, क्लियर है क्या नहीं। एक्चुअली वी नीड दिस कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन स्पेशली इन हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन। लेकिन हेल्दी पर्सन में ये चलता रहता है, मतलब सेल के दरमियान से इतना कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होता है तो बॉडी की डिमांड को पूरी कर सकती है। लेकिन अगर मेरा ब्लड कैल्शियम किसी डिजीज में कम हुआ है तो फिर मेरे लिए ये कैल्शियम काफी नहीं होगा, फिर मैंने पैरासेलुलर के साथ साथ कौन सा भी करना है, ट्रांससेलुलर भी करना है। बस समझ गए क्या नहीं। ये वाला जो है ये तब काम करेगा इफेक्टिवली जब ब्लड कैल्शियम क्या होता है, वो कम होता है। अब समझ गए क्या नहीं। अब यहाँ पे आप लोग मुझे ये बताए कि व्हेन देयर इज डिक्रीज कैल्शियम इन ब्लड, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार कम हो जाए, कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। जब हाइपोकैल्सीमिया होता है, which gland is activated, parathyroid gland, which gland, parathyroid gland, and parathyroid gland activation increases PTH hormone, which hormone, PTH, parathyroid hormone। और जब पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाए तो ये ब्लड में आ गया है, इधर देखे, इट एक्टिवेट, अब देखे ये इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, इट एक्टिवेट, हाँ जी, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ये किसको एक्टिवेट करता है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। इसका मतलब ये है ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को एक्टिवेट करता है। अब फिर सुन ले,
सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर ये है। इस एक्सचेंजर का काम क्या था? कैल्शियम को सेल से बाहर निकालना और बाहर से किसको अंदर लाना? सोडियम को। अब जब पीटीएच इसको एक्टिवेट करेगा तो सेल के अंदर जो पड़े हुए कैल्शियम है वो बाहर जाएंगे क्या नहीं? हाँ जी, बाहर जाएंगे। और जब कैल्शियम बाहर जाएगा तो सेल के अंदर कैल्शियम की मिकदार क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब ये लो कैल्शियम इनवाइट करेगी इसको कि आप अंदर आए, क्योंकि यहाँ पे हाइयर होगा और यहाँ पे लो, ये चैनल खुद बहुत क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। और फिर ट्यूब्यूल से हाई कैल्शियम कंसंट्रेशन सेल के अंदर लो की तरफ जाना शुरू करेगी। क्लियर है क्या नहीं? और जितना ये कैल्शियम अंदर जाएगी और ये एक्सचेंजर ज्यादा काम करेगी तो ब्लड में कैल्शियम ज्यादा जाएगी कि कम? ज्यादा जाएगी। इसलिए पीटीएच हार्मोन का काम कैल्शियम की मिकदार को बढ़ाना होता है। अब समझ गए क्या नहीं? मैंने 2 दिन पहले लेक्चर में ये भी बताया था कि जो पीटीएच हार्मोन है इसका काम फ्री कैल्शियम को बढ़ाना है। किसको? फ्री कैल्शियम, बाउंड कैल्शियम को नहीं। अब वो कैसे? ये जो पीटीएच हार्मोन है ये पीसीटी में यहाँ पे जो फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन है उसको क्या करता है? ये ब्लॉक करता है। याद है कि नहीं? सोडियम फास्फेट को ट्रांसपोर्ट। अगर पीटीएच फास्फेट को वापस जाने ना दे किस पार्ट के अंदर? पीसीटी में, लेकिन कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाए किस पार्ट के अंदर? डीसीटी में। दिस इज द मेन एक्शन ऑफ पीटीएच हार्मोन। तो पीटीएच का काम हाँ जी ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाना और ब्लड में फास्फेट को कम करना। तो पीटीएच कैन काज हाइपरकैल्सीमिया बट इट कैन काज हाइपोफॉस्फेटेमिया। ये फास्फेट को रीअब्जॉर्ब होने नहीं देता। अगर ये फास्फेट रीअब्जॉर्ब होता तो कैल्शियम के साथ मिल जाता तो कैल्शियम फास्फेट बन जाता। लेकिन हमने किस कैल्शियम को बढ़ाना है? फ्री को, बाउंड फ्री फॉर्म को बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें फास्फेट को रीअब्जॉर्ब करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। तो प्लीज एमसीक्यूज 2 याद रखें। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीटीएच हार्मोन ऑन किडनी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीटीएच हार्मोन का किडनी के ऊपर क्या असर है। आप लोगों का आंसर ये है कि पीटीएच हार्मोन कम फ्रॉम पैराथायराइड ग्लैंड। इट एक्ट ऑन द किडनी बाय 2 एरिया। वन इज इन द पीसीटी, अनदर इज इन द डीसीटी। पीसीटी के अंदर ये किसकी रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करेगा? फास्फेट। और जब फास्फेट रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर ये यूरिन में जाएगा। इसका मतलब फास्फेट, पीटीएच का काम फास्फेट को बॉडी से बाहर निकालना है। लेकिन ये डीसीटी में किसको एक्टिवेट करेगा? सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। और जितना ये काम ज्यादा करेगा उतने हम किसकी एक्टिवेशन करेंगे? कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे। समझ गए क्या नहीं? तो दिस इज व्हाट पीटीएच इज ऑल अबाउट। जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाते हम कहते हैं पीटीएच कैन काज हाइपरकैल्सीमिया। कैसे? रीनल सिस्टम आपको पढ़ा रही है। क्लियर है क्या नहीं? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका मतलब कि पीटीएच जो है और जितना ये एक्टिवेट ज्यादा होगा इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड। तो फिर ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार ज्यादा होगी क्या नहीं? अब देखें 2 एमसीक्यूज है। व्हाट इज द स्टिमुलस ऑफ पीटीएच रिलीज? आंसर इज हाइपोकैल्सीमिया। कि कैल्शियम कम होगा तो पीटीएच रिलीज होगा, ये इसके लिए स्टिमुलस है। लेकिन पीटीएच कैन काजेस कैन लीड टू हाइपरकैल्सीमिया। मतलब पीटीएच तब आएगा जब ब्लड के अंदर कैल्शियम क्या हो? कम। तो स्टिमुलस इज हाइपोकैल्सीमिया। लेकिन अगर पीटीएच ज्यादा आ जाए तो फिर ब्लड कैल्शियम ज्यादा होगा। तो सुन ले, द स्टिमुलस फॉर पीटीएच इज हाइपोकैल्सीमिया बट पीटीएच कैन लीड टू हाइपरकैल्सीमिया। इसमें फर्क है। ठीक है जी, इसमें फर्क है, ये वर्डिंग याद रखें। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर देखें। एक्चुअली जो एक्टिवेशन है, एक्टिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन ऑफ हाँ जी सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर किस पार्ट के अंदर? डीसीटी। बताए नंबर 1 ये कौन करता है? आंसर इज पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को एक्टिवेट करना that is also the function of thiazide diuretic. Which diuretic? Thiazide diuretic. तो जब हम आगे thiazide diuretics पढ़ेंगे which is very commonly used in Pakistan, hydrochlorothiazide। ये जो thiazide diuretic है ये नेफ्रॉन के अंदर किस पार्ट पे काम करेगा? DCT। अब प्लीज याद रखें what is diuretic, मैं कल बता चुका था। diuretic is any agent which increase urine volume। जो यूरिन को बढ़ाए उसका नाम क्या है? diuretic। अब thiazide diuretic DCT पे काम करके इस एक्सचेंजर को एक्टिवेट करेगा। जितना ये एक्सचेंजर एक्टिवेट होगा तो कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। इसलिए थायराइड डाययूरेटिक का साइड इफेक्ट क्या है? हाइपरकैल्सीमिया है। क्या है? हाइपरकैल्सीमिया। लूप डाययूरेटिक का क्या है? हाँ नहीं समझे? कहाँ पे मसला है? सोए हुए हैं सारे?
मतलब नहीं, इशू कहाँ पे है? एंड आई आई टोल्ड यू फ्रॉम द राइट टुडे क्लास, इंशाल्लाह जिंदगी गुजर जाएगी, नोबडी विल एक्सप्लेन लाइक दिस, ठीक है? ये इसमें बहुत कम्प्लेक्स है, ठीक है ना? और जिसने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है तब तक ये चीज़ें नहीं सुनी होगी, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं एक एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि सारे लिंक हैं, तो जहाँ पे समझ नहीं आए मुझे बताया करे कि सर यहाँ पे क्या हुआ। अब मैं जब क्वेश्चन करूँ तो फिर फीडबैक दिया करें। कल के लेक्चर में हमने ये बात की थी, ये जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हिंडे है, इधर देखें, इसमें सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड रीअब्सॉर्ब होते हैं, ये पढ़ा था क्या नहीं? अब जब ये रीअब्सॉर्ब होंगे तो मैंने ये भी बताया था कि जो सोडियम क्लोराइड है ये नीचे जाएंगे और जो पोटाशियम है ये इधर तक रह जाएंगे। पोटाशियम रीअब्सॉर्ब होने के बाद वापस जाएगा और ये यहाँ पे पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, और ये पॉजिटिविटी किस चीज को रीअब्सॉर्ब करेगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम को। याद है कि नहीं? इसका मतलब कि अगर हमने इस पार्ट से कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करना है तो उसके लिए ट्यूब्यूल में किस चीज का लेवल बढ़ना चाहिए? पोटाशियम। और वो तब बढ़ेगा जब ये ट्रांसपोर्टर चलता रहेगा। क्लियर है कि नहीं? अब मैं ये कहता हूँ, एक ड्रग है जिसको हम लूप डायूरेटिक कहते हैं, फ्यूरोसिमाइड, वो इस सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड पे ब्लॉक लगाते हैं, इसको अंदर जाने नहीं देता। अगर आप किसी को लूप डायूरेटिक ड्रग देंगे तो वो इस ट्रांसपोर्टर को होने देगा? नहीं। जब ये काम नहीं करेगा तो पोटाशियम इधर ज्यादा नहीं होगा, जब पोटाशियम ज्यादा नहीं होगा तो कैल्शियम रीअब्सॉर्ब होगा, इसलिए लूप डायूरेटिक की वजह से कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती। तो लूप कैन लूज कैल्शियम कैन कॉज हाइपोकैल्सीमिया। जो लूप डायूरेटिक है उसकी वजह से कैल्शियम की मिकदार ब्लड में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो लूप कैन लूज कैल्शियम, याद रहेगा क्या नहीं? लेकिन थायराइड डायूरेटिक कहाँ पे काम करते हैं? डीसीटी में, और ये इस एक्सचेंजर पे इनहिबिट करते हैं कि एक्टिवेट करता है। अगर इसको वो एक्टिवेट करेगा तो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम ब्लड में जाएगा कि नहीं? तो थायराइड डायूरेटिक कैन कॉज हाइपरकैल्सीमिया। तो द रियल डिफरेंस बिटवीन लूप डायूरेटिक एंड थायराइड डायूरेटिक रिगार्डिंग कैल्शियम इज one can cause hypocalcemia and one can cause hypercalcemia। अब समझ गए क्या नहीं? पीटीएच का काम क्या है? हाइपरकैल्सीमिया के हाइपरकैल्सीमिया। ये हाइपरकैल्सीमिया कैसे कराता है? बिकॉज द सेम एरिया विच इज एक्टिवेटेड बाय थायराइड डायूरेटिक। क्लियर है क्या नहीं? अब यहाँ पे दो बातें, जो थायराइड डायूरेटिक है ये जनाब काम करता है डीसीटी पे। अब प्लीज सुन ले, ये डीसीटी पे काम करता है। अब ये जो थायराइड है ये डीसीटी के अंदर दो काम करते हैं। कितने? दो। नंबर 1, एक चीज को इनहिबिट करता है और एक को एक्टिवेट करता है। थायराइड कैन इनहिबिट सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। ये इसको क्या करता है? इसका प्राइम एक्शन ये है, इट कैन इनहिबिट सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। प्लीज सुन ले, जब ये इनहिबिट होगा तो सोडियम अंदर जाएगा नहीं, तो कितना परसेंट सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं होगा? हाँ जी, 5 to 8%। और जितना ये रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो ये वाटर को भी जाने नहीं देगा, तो फिर ये सोडियम आगे जाएगा, यूरिन में जाएगा कि नहीं? और ये उतना ही यूरिन में किसको ड्रैग करेगा? वाटर। तो यूरिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, डायूरेटिक होगा। ऐसा डायूरेटिक जो डीसीटी के अंदर किसको ब्लॉक करे? सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट, दैट इज कॉल्ड ऑफ थायराइड डायूरेटिक। बट सेम ड्रग एक्टिवेट सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, दैट इज आल्सो थायराइड। तो थायराइड जो है ये सोडियम को बॉडी से लॉस करवाएगा ताकि बीपी क्या हो जाए? कम हो जाए। ताकि बीपी कम हो जाए, एक्सेस फ्लूइड बाहर निकले, लेकिन ये किसको रीअब्सॉर्ब ज्यादा करेगा? कैल्शियम को करेगा। क्लियर है? ओके, यहाँ पे कौन सा ड्रग काम करता है? शाबाश, दैट इज कॉल्ड ऑफ लूप डायूरेटिक। कौन सा ड्रग काम करेगा? लूप डायूरेटिक। ऐसा है कि नहीं? अब प्लीज याद रखे, वो इस सोडियम को अंदर जाने देगा नहीं, तो कितना परसेंट सोडियम वापस नहीं जाएगा? 25%। अब अगर मैं लूप किसी को दे दूं तो वो सोडियम को ब्लॉक करेगा कितना परसेंट? 25। और दूसरा बंदा थायराइड ले ले तो वो कितना परसेंट? 5 to 8%। अब याद रखें, इसमें जो सोडियम का ज़िया है या ज़ाया होना है वो 25% है, उतना ये ज्यादा वाटर को ड्रैग करेगा, तो यूरिन वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा, बहुत ज्यादा। और ये 8% है, तो यूरिन वॉल्यूम ज्यादा अगर क्या होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। इट कैन काज मैसिव डायूरेसिस, इट कैन काज मोर यूरिनेशन, बट इट कैन काज माइल्ड डायूरेसिस। ये क्या कराता है? माइल्ड डायूरेसिस। तो विच वन इज अ स्ट्रॉन्गर डायूरेटिक? लूप डायूरेटिक, बिकॉज इट इनहिबिट 25% सोडियम रीअब्सॉर्प्शन, बट इट इनहिबिट ओनली 8% सोडियम रीअब्सॉर्प्शन। क्लियर है कि नहीं? तो अगर किसी की ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, जैसे 120/80 होता है, लेकिन अगर वो 200/100 आ जाए, बहुत ज्यादा सिस्टोलिक 200 क्रॉस करे,
तो हमने ऐसा ड्रग देना है जो कम टाइम में बीपी को क्या करे, कम। इमरजेंसी सेटअप के अंदर हम कौन सा डाययूरेटिक देते हैं, लूप देते हैं। लेकिन अगर एक बंदा सालों साल से हाइपरटेंशन का मरीज है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो बचपन से हमारा खानदान ये मसला है कि हमारा बीपी क्या होता है, बढ़ता रहता है, और इसका बीपी 160/90 है, 170/95 है, तो फिर आप उसको जस्ट कंट्रोल के लिए कौन सा डाययूरेटिक देंगे, थायराइड डाययूरेटिक देंगे। द मोस्ट कॉमन डाययूरेटिक इन इमरजेंसी सेटअप इज लूप डाययूरेटिक। द मोस्ट कॉमन डाययूरेटिक विच इज फॉर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थेरेपी दैट इज कॉल्ड थायराइड डाययूरेटिक। आप जो है लूप डाययूरेटिक माइल्ड हाइपरटेंशन में नहीं दे सकते। अगर आप माइल्ड में देंगे 140/90 में देंगे 150/90, तो वो न कि हाई बीपी को कम करेगी, लेकिन वो सोडियम को इतना कम करेगी जिससे नॉर्मल बीपी भी कम हो जाएगी। तो इट कैन कॉज हाइपोटेंशन। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे दो बातें आई थिंक दैट शुड बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन कि थायराइड और लूप डाययूरेटिक में क्या फर्क है, ये काम कहाँ पे करते हैं। प्लीज सुन ले, लूप डाययूरेटिक इनहिबिट सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट इन द थिक असेंडिंग लूप ऑफ Henle। जो थायराइड डाययूरेटिक है, it inhibits sodium chloride co-transport in the DCT, but it activates sodium calcium exchanger। क्लियर है कि नहीं? तो it can cause hypocalcemia, but this can cause hypercalcemia। समझ गए कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। So these are what is the event that is occurring in which part of the nephron, DCT। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे ये जो जितना भी पार्ट हमने पढ़ा है, ये डीसीटी के पहले पार्ट में होते हैं, इसको कहते हैं अर्ली डीसीटी। क्या कहते हैं? अर्ली डीसीटी। अब हम आते हैं लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की तरफ कि उसके अंदर क्या होगा और इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें करनी है। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सोडियम है और क्लोराइड ये रीएब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, रीएब्जॉर्ब हो रहा है। याद रहे कि सोडियम क्लोराइड वापस जा रहे हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे सोडियम की कंटेंट ज्यादा होगी कि कम? कम रह जाएगी। तो दिस सेगमेंट इज हाइपोटोनिक। ये क्या होता है? हाइपोटोनिक। क्योंकि सोडियम जो है वो ब्लड में जा रही है, तो यूरिन के अंदर सोडियम मिकदार क्या हो जाएगा? मजीद कम हो जाएगा। जहाँ पे सोडियम कम होगा एनवायरमेंट बिकम हाइपोटोनिक एनवायरमेंट। क्लियर है? इसलिए ये इन लोगों ने देखे, उन लोगों ने 2-3 बस वर्डिंग लिखी है, मेन पॉइंट, ठीक है, लेकिन इसको समझना ये लॉजिक आना चाहिए कि किस तरह होता है। ठीक है? हाँ जी, किस चीज का? ओके। ये जो सोडियम अंदर चला गया है, ये तो सोडियम बाहर जाएगा, पोटाशियम के साथ रिप्लेस होगा। फिर यहाँ पे इस सेल के अंदर यहाँ पे बेसोलेटरल सरफेस पे चैनल होते हैं, ये क्लोराइड वहां से फ्रीली डिफ्यूज होता है, बाहर जाता है और ब्लड में जाता है। इसका मतलब सोडियम जो है वो बाहर पोटाशियम की रिप्लेसमेंट से जाएगा, लेकिन क्लोराइड फ्रीली जाएगा, बाहर जाएगा। ठीक है? अलोन जाएगा। यही क्वेश्चन था ना? ठीक है, ये फ्रीली जाता है। ठीक है? ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दे दे लेट डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। लेट डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ओके। एक्चुअली जो लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से उसके जो सेल है दे आर ऑलमोस्ट सेम वर्किंग। इन दोनों के सेल एक जैसे काम करते हैं। यहाँ पे लिखे the cells of these area are working similar या same। एक्चुअली जो लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है उसके जो सेल है दे आर एक्टिंग ऑलमोस्ट सेम। ठीक है? ये सेम काम करते हैं। इसमें लिखे इट कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सेल। कब? इसमें कितने टाइप्स के सेल होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ सेल। एंड आई थिंक मे बी यू पीपल रिमेंबर या हार्ट प्रिंसिपल सेल। देखिए इन एरिया के अंदर जो पहला सेल है उसका नाम क्या है? प्रिंसिपल सेल। जो लेट डीसीटी या कलेक्टिंग डक्ट है ये तो नेफ्रॉन का हिस्सा है और ये एपिथेलियल सेल से बना है। The specialized epithelial cell of late DCT and collecting duct, one is known as principal cell। ठीक है? अगर हम प्रिंसिपल सेल इन द किडनी की बात कर रहे हैं तो द एग्जामिनर विल टॉकिंग अबाउट लेट डीसीटी या कलेक्टिंग डक्ट। और नेक्स्ट लिखे अल्फा, या इसमें लिखे अल्फा इंटरकेलेटेड सेल। इसके अंदर क्या होता है? अल्फा इंटरकेलेटेड सेल। ये नाम सुना है कि नहीं? इसमें 2 किस्म के सेल्स होते हैं, अल्फा इंटरकेलेटेड सेल एंड प्रिंसिपल सेल। अब देखिए बात आप लोगों को यह पता होना चाहिए
इन दोनों का काम क्या है, सिर्फ एक एमसीक्यूज आता है, दिस हेल्प इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, ये किसमें काम करता है, हेल्प इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। ये जनाब स्पेशलाइज्ड सेल है प्रिंसिपल, जो किसमें काम करता है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। और जहां पे हम सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, मेंटेन बीपी, ये किसको मेंटेन करता है, बीपी, क्योंकि सोडियम ज्यादा या कम की वजह से ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट हो सकता है कि नहीं। जो प्रिंसिपल सेल है ये सोडियम रीअब्जॉर्ब करके किसको मेंटेन करता है, हाँ जी, बीपी को मेंटेन करता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि जो अल्फा इंटरकेलेट सेल है, इट हेल्प इन रीअब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट, ये किसको रिजॉर्व करता है, बाइकार्बोनेट एंड सिक्रीट हाइड्रोजन, ये बाहर सिक्रीट करता है हाइड्रोजन को और किसको रिजॉर्व करता है, बाइकार्ब। इस वजह से इस स्विचिंग की वजह से इट मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, ये किसको मेंटेन करता है, एसिड बेस, इट मेंटेन। और बॉडी के लिए न्यूट्रल पीएच जरूरी होता है कि नहीं, इट मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। इसका मतलब ये है ये जो अल्फा इंटरकेलेटेड सेल है ये बाइकार्बोनेट और जो हाइड्रोजन है उसको जनाब डील करके एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। और जो प्रिंसिपल सेल है ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है जी, ये जनाब इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे विच एवरीबॉडी शुड रिमेंबर इट। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक्चुअली जो डिस्कशन हमने इसके बारे में करनी है, अब ये दो किस्म के सेल से बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि जो यहाँ पे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन है, याद रखे, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज हार्मोन डिपेंडेंट। ये क्या होता है, हार्मोन डिपेंडेंट। यहाँ पे लिखे कि इन दी सेगमेंट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इज हार्मोन डिपेंडेंट। अब देखिए पीसीटी के अंदर जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन है वो हार्मोन इंडिपेंडेंट है। फिर एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले या डीसीटी में सोडियम रीअब्जॉर्ब होता क्या नहीं, लेकिन वो हार्मोन डिपेंडेंट हो नहीं थी। यहाँ पे जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन है ये क्या है, हार्मोन डिपेंडेंट, एंड दैट इज डिपेंड ऑन एल्डोस्टेरोन हार्मोन। विच हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। अब द क्वेश्चन कम विच हार्मोन हेल्प इन द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन स्पेशली इन द लेट डीसीटी या कलेक्टिंग डक्ट, आंसर विल बी एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज आल्सो नोन एज मिनरलोकार्टिकाइड। इसका दूसरा नाम क्या है, मिनरलोकार्टिकाइड। ठीक है, इसकी जिक्र हमने पहले भी की है। एक्चुअली दिस हार्मोन कम फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, ये कहाँ से आता है, एड्रिनल ग्लैंड। और आप लोगों को मैंने बताया था कि जब बीपी कम हो जाए तो सोडियम की मिकदार भी क्या हो जाती है, कम। जो लो सोडियम है वो किडनी के अंदर मैकुला डेंसा सेंस करती है और वो फिर जाकर रेनिन रिलीज करती है, जेजी सेल। और जब रेनिन आता है तो एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगी, 1 में, और 1 फिर 2 में कन्वर्ट होगी। और एंजियोटेंसिन 2 वेजो कंस्ट्रक्शन भी करती है और वो किस चीज की रिलीज को बढ़ाती है, एल्डोस्टेरोन। और ये जो एल्डोस्टेरोन है ये प्रिंसिपल सेल के ऊपर रिसेप्टर पे काम करके वहां से सोडियम को रीअब्जॉर्ब करती है। ये इसलिए करती है कि पहले से सोडियम कम था, अब ये रीअब्जॉर्ब इसलिए करती है ताकि सोडियम बढ़ाए और उससे बीपी भी बढ़ जाए। So this cell is mainly maintaining BP because this will working more effectively when aldosterone is working। तो यहाँ पे जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन है वो क्या है, ये हार्मोन डिपेंडेंट होता है। क्लियर है कि नहीं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे लेके कि डी सेल कंटेन डी सेल, और यहाँ पे डी सेल से एक्चुअली प्रिंसिपल सेल मुराद है। कौन सा सेल, प्रिंसिपल सेल कंटेन एक्वापोरिन चैनल। इसमें क्या होता है, एक्वापोरिन, एक्वा स्टैंड फॉर, वेरी गुड, एक्वापोरिन चैनल। ठीक है, थ्रू विच वाटर इज रीअब्जॉर्ब। क्लियर है, थ्रू विच वाटर इज रीअब्जॉर्ब। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रिंसिपल सेल है ये सोडियम के साथ साथ किसको भी रीअब्जॉर्ब कर सकता है, वाटर को। बाय विच चैनल, एक्वापोरिन चैनल, ड्यू टू, हाँ जी, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ADH हार्मोन। विच हार्मोन, ADH। ये नाम सुना है कि नहीं, ADH स्टैंड फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है,
ADH स्टैंड फॉर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जो ADH हार्मोन है इसके बारे में इतना याद रखें कि दिस हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। ये कहाँ पे बनता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं SON इन वेयर कब? हाइपोथैलेमस। ये जब हाइपोथैलेमस में बनता है तो फिर स्टोर होने के लिए ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है। कहाँ पे आता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्योंकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें दो हार्मोन स्टोर होते हैं, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। और फिर जब हमारे बॉडी के अंदर पानी की मिकदार कम हो जाती है, जैसा कि कुछ लोग सहरा में रहते हैं तो उसको पानी जो है ना ज्यादा नहीं मिलता, या एक बंदे को डायरिया हो जाए या एनी कंडीशन जिसमें बॉडी की वॉल्यूम क्या हो जाए, पानी की कम हो जाए, तो हमने जो पानी की मिकदार कमी को पूरा करने के लिए हमने किडनी से वाटर रिजर्व करना है कि यूरिन बनाना है? रिजर्व करना है। तो इसका मतलब यह है, प्लीज इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इज दैट, कि अगर बॉडी के अंदर पानी की मिकदार कम हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो पानी तो कम है, सॉल्यूट लेवल क्या होगा? ज्यादा। कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर ऑस्मोलर। और जब हाइपर ऑस्मोलरिटी होती है तो ब्रेन कंटेन ऑस्मो रिसेप्टर विच एक्टिवेटेड एंड दे रिलीज ऑफ ADH हार्मोन। और जब ADH आ जाए तो फिर ये प्रिंसिपल सेल के ऊपर जाकर किस चैनल पे अटैच होते हैं? एक्वापोरिन। और ये बंद होते हैं, ये इसको खोल देते हैं, और जब इसको खोलेंगे तो ये फिर वहां से किस चीज को रिजर्व करेंगे? वाटर को रिजर्व। इसलिए कि जो बॉडी के अंदर पानी की कमी है उसको क्या कर सके? पूरी कर सके। बातें समझ रहे क्या नहीं? तो कहने का मतलब ये है, ADH के होते हुए हम किडनी से किसको रिजर्व करेंगे? वाटर को। तो जितना ADH ज्यादा होगा वाटर रिजर्वेशन ज्यादा होगी, तो यूरिन की वॉल्यूम ज्यादा होगी कि कम? कम होगी, क्योंकि ये वाटर को रिजर्व करके यूरिन वॉल्यूम को कम कराता है। तो यूरिन जैसा काम करेगा किसके खिलाफ काम करेगा? इसलिए इसका नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। क्या है? एंटी डायूरेटिक। एंटी मीन अगेंस्ट, डायूरेटिक मीन यूरिन, और ये हार्मोन है। तो ऐसा हार्मोन जो यूरिन वॉल्यूम को कम करे, वाटर को रिटेन करे, तो उसका नाम क्या है? ADH। एंड ADH हैज अबंडेंट रिसेप्टर स्पेशली ऑन वेट सेल, प्रिंसिपल सेल। और यहाँ पे इस एक्वापोरिन चैनल को ओपन करने के लिए इसमें पहले से अटैच होना पड़ेगा कि नहीं? तो एग्जाम में आता है एक्वापोरिन के ऊपर इसके लिए V2 रिसेप्टर होते हैं। कौन से? V2 रिसेप्टर। तो ये भी एग्जाम में आता है, कुछ लोगों में V2 रिसेप्टर डिफेक्ट होता है। अगर V2 रिसेप्टर डिफेक्ट हो जाए, अब देख यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपोर्टेंट है। मैं कहता हूँ कि जो किडनीज है, हाउ मेनी किडनीज वी हैव? 2। तो द ADH रिसेप्टर इज V2, 2 है। क्लियर है क्या नहीं? ये जो V2 रिसेप्टर है ये लेट DCT या कलेक्टिंग डक्ट पे होती है, और ये जो V2 रिसेप्टर जिस पे ADH काम करता है उसके जरिए कौन सा चैनल ओपन होगा? एक्वा। तो शर्त यह है कि एक्वापोरिन चैनल विल बी ओपन बाय ADH एक्टिविटी until unless it doesn't attach to the V2 receptor। क्लियर है क्या नहीं? तो ये जो ADH है ये फिर जाकर वाटर की क्या करेगी? रिअब्जॉर्प्शन करेगी। अब यहाँ पे ये शर्त है कि जहाँ पे हमने वाटर को रिअब्जॉर्ब करना होता है तो उसके साथ सोडियम भी जाता है, या जहाँ पे सोडियम रिअब्जॉर्ब हो तो उसके साथ वाटर भी जाता है। तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन का मेन काम क्या है? शाबाश। एल्डोस्टेरोन का मेन काम क्या था? शाबाश। इट हेल्प टू रिअब्जॉर्ब द सोडियम। ये मेनली सोडियम को रिअब्जॉर्ब करता है, लेकिन जहाँ पे सोडियम जाएगा तो उसके साथ वाटर। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा हार्मोन जो ज्यादा सोडियम को रिअब्जॉर्ब करे, कम वाटर को, तो क्या है? एल्डोस्टेरोन। और ऐसा हार्मोन जो ज्यादा किसको रिअब्जॉर्ब करे? वाटर, और बहुत ना होने के बराबर सोडियम, तो वो ADH हार्मोन होगा। क्लियर है कि नहीं? द डिफरेंस बिटवीन दीज टू हार्मोन, वन इज मेनली रिटेन सोडियम एंड वन इज मेनली रिटेन वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये दोनों डिपेंडेंट है, जहाँ पे सोडियम होगा तो वहाँ पे वाटर भी होगा, जहाँ पे वाटर है तो वहाँ पे सोडियम। ADH की वजह से जो सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन है ये बुक के लिहाज से 3 से 5% होता है। कितना होता है? 3 से 5% होता है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये तब होगा जब बॉडी को जरूरत होगी, जब बॉडी को डिहाइड्रेशन होगी, या बॉडी की BP क्या होगी? कम होगी, तब ये कंडीशन होंगे। क्योंकि ये जो सेगमेंट्स है ये सारे के सारे क्या है? हार्मोन डिपेंडेंट है। क्लियर है कि नहीं? PCT ये नहीं देखती यार मैंने क्या कर, PCT ये नहीं देखती कि BP ज्यादा या कम, DCT ये नहीं देखती, उसमें हर टाइम हमारे किडनी में हर सेकंड में चीजें चलती रहती है। लेकिन ये चीजें ये ऑप्शनल है, ये डिपेंड करती है कि बॉडी को सोडियम चाहिए या नहीं चाहिए। इसलिए इस एरिया को हम हार्मोन डिपेंडेंट मैकेनिज्म कहते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो मेन चीज है
कि इट secretes पोटासियम एंड हाइड्रोजन। मतलब ये जो सेल्स है, लेकिन ये स्पेशली हम अल्फा इंटरकेलेट सेल की बात कर रहे हैं। जो अल्फा इंटरकेलेट सेल है ये किन दो चीजों को बाहर निकालता है? हाँ जी, पोटाशियम एंड हाइड्रोजन। प्लीज ब्रैकेट में लिखे अल्डोस्टेरोन इफेक्ट। इस पे भी किसका इफेक्ट होता है? अल्डोस्टेरोन। तो बस यहाँ से दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। नंबर वन के अल्डोस्टेरोन इज अ हार्मोन which help in the retention of sodium and water but secretion of hydrogen and potassium। बस ये आप जिसने याद किया that is a complete answer कि अल्डोस्टेरोन सोडियम वाटर को बॉडी में रिटेन करता है, लेकिन बॉडी से दो चीजों को बाहर निकालता है, दैट इज कॉल्ड पोटाशियम एंड हाइड्रोजन। तो इसका मतलब कि जो हाइड्रोजन है ये हम बाहर निकालते हैं, यूरिन में निकालते हैं, और हाइड्रोजन इज एसिड। वो क्या है? एसिड है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो एल्डोस्टेरोन है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत किसको भी जनाब रिब्जॉर्ब करता है? आंसर इज बाइकार्बोनेट। किस चीज को? बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्ब को अंदर रखता है, हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, जिससे एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रहे। इसका मतलब कि अगर हम अब यूरिन चेक करें तो यूरिन के अंदर किस चीज की लेवल होगी? इसलिए पीएच ऑफ यूरिन इज नॉर्मली एसिडिक। ये क्या होता है? एसिडिक होता है। जो यूरिन है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि नॉर्मली यूरिन एसिडिक है कि अल्कलाइन है, आंसर इज एसिडिक, क्योंकि यूरिन के अंदर कंटिन्यूअसली हमारे पास कौन सा आयन चलता रहता है? हाइड्रोजन आयन जाता है। लेकिन एसिडिक बहुत ज्यादा होगी कि अगर अल्डोस्टेरोन काम करेगी, लेकिन नॉर्मली भी किडनी यूरिन के अंदर कंटिन्यूअसली किसको थ्रो कर रही होती है? हाइड्रोजन आयन को। क्लियर है कि नहीं? अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाए बॉडी के अंदर तो रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर ज्यादा होगी, तो हाइपरटेंशन होगा। लेकिन बॉडी से किस चीज को हम ज्यादा निकालेंगे? हाँ जी, पोटाशियम। हाइपोकेलेमिया होगा। क्या होगा? हाइपोकेलेमिया। और हाइड्रोजन भी बॉडी से बाहर ज्यादा जाएगा, तो एसिड हम बाहर फेंकेंगे तो बॉडी के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट ज्यादा होगी कि कम? कम। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। क्या होगा? अल्कलोसिस होगा। क्लियर है कि नहीं? देखिए, ये चीज आप लोग को पैथोलॉजी में तब आती है जब आप लोग को फिजियो समझ आ रहा हो। क्लियर है? तो एक्चुअली जो लेडिसिटी और या कोलेक्टिंग डक्ट या ट्यूब्यूल है, इसके जनाब सेम काम है। सिर्फ याद रखें प्रिंसिपल सेल एंड अल्फा इंटरकेलेटेड सेल। एग्जाम में आता है कि जो एल्डोस्टेरोन है इसका काम क्या है? रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटासियम। नंबर टू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडीएच? मेनली हेल्प इन द रिटेंशन ऑफ वाटर बट अलॉन्ग विद सोडियम। एडीएच कब आता है? जब बॉडी में फ्लूइड की स्टेटस क्या हो जाए? कम हो जाए। एडीएच विल एक्ट ऑन विच रिसेप्टर? V2 receptor which will open aquaporine channel and it will help in the reabsorption of water and sodium molecule। क्लियर है क्या नहीं? अब याद रखे कभी कभार एडीएच या बनता नहीं है ब्रेन में, या बनता है लेकिन किस पे काम नहीं करता? V2 रिसेप्टर। वो हम फिर कंडीशन पढ़ेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन है। तो यहाँ तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है, नेफ्रॉन का एक एक पार्ट डिस्कस किया है कि कौन से एरिया से रीअब्जॉर्प्शन होती है, कौन से एरिया से सिक्रीशन होती है। ठीक है, ब्रेक करें शाबाश। फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे लेके जाता हूँ, ठीक है ना? ब्रेक करें। ओके, इंटरकेलेटेड सेल जो है वो दो टाइप है, एक अल्फा इंटरकेलेटेड और एक बीटा इंटरकेलेटेड। दोनों अपोजिट काम करते हैं, और एक हाइड्रोजन को अंदर रखता है तो दूसरा निकालता है, ताकि एट द एंड कौन सा चीज मेंटेन रहे? पीएच मेंटेन रहे, एसिड बेस बैलेंस। तो वो फिर लंबी कहानी है, वो आगे एक डिजीज है उसके साथ ही कोरिलेट करेंगे। ठीक है, चलिए जी, नमाज के लिए आ जाता है।